वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स के हैं, मतलब सेमेस्टर 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अगर पॉलिटिकल साइंस आपने ले रखा है तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्पररी इंडिया। तो इसका हमने यूनिट फर्स्ट हम कर रहे थे, तो यूनिट फर्स्ट में आपके 3 टॉपिक दे रखे थे, तो टॉपिक लॉन्ग थे, तो टॉपिक फर्स्ट को मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिया था। एंड ये है आपका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में आपको आपके जो यूनिट में आपके 3 टॉपिक में से जो दूसरा और तीसरा टॉपिक आपका बचा था वो दोनों टॉपिक को इसी पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और वहां से पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी वहां पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको मेरी आईडी नीचे मेंशन हो रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो आज हम कर रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है स्टेट एंड प्लानिंग, वो पार्ट फर्स्ट में कर रखा है। अब हम करेंगे लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म्स एंड आपका तीसरा टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक साइड आपको हिंदी मीडियम, एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे उदारीकरण और आर्थिक सुधार, यानी लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंग्लिश वाले पीडीएफ को भी लगा लेती हूँ पेज नंबर 14 पे। ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि जो लिबरलाइजेशन है वो होता क्या है, यानी उदारीकरण है क्या, अर्थ क्या है उदारीकरण का। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि, यानी उदारीकरण का मतलब है कि सरकारी नियंत्रण और नियमों को कम करना, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राइवेट सेक्टर में बदलना, यानी अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्ति के लिए अधिक खुला बनाया जाए, उसको हम उदारीकरण कहते हैं। जब किसी भी चीज का उदारीकरण होता है फिर क्या होता है, सरकार का रूल एंड रेगुलेशन उस पर कम होता है, गवर्नमेंट का कम उस पर कंट्रोल होता है, जिससे क्या है कंपनियां को थोड़ी छूट मिलती है। इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि क्या होता है, इसका उद्देश्य प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है, यानी जो भी उत्पादकता है उसको बढ़ाना होता है। दूसरी चीज की प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन को बढ़ाना होता है। तीसरी चीज निवेश बढ़ाना। जब आपका रूल या रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आपकी जो पॉलिसीज है, आपके जो बाजार है उस पे, तो फिर क्या है, लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके देश में निवेश करना स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रोत्साहित करता है कौन, उदारीकरण। आई होप आपको उदारीकरण समझ आया। तो हमें क्यों आवश्यकता थी आर्थिक सुधार की। जब हम पढ़ रहे थे, हमने पास्ट फर्स्ट पढ़ा योजना वाला, तो योजना के तहत ही उदारीकरण की नीति लाई गई थी, है ना, सेकंड वाले में, सेकंड योजना प्लान में। तो जब 1991 में क्या है, उदारीकरण की नीति आई, मतलब 1991 में जब उदारीकरण की नीति आई, तो क्या करी गई, एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। तो उसमें से जो हमारा उदारीकरण था, उसमें हमें क्या है, हमारी जो बाजार नीति थी, देश आजाद होने के बाद हम विदेश से ज्यादा व्यापार नहीं कर रहे थे, ऊपर से हम विदेशी कंपनी को निवेश नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि हमें खतरा लगता था कि वापस से कंट्रोल ना कर ले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। पर स्थिति संभल नहीं पा रही थी, तो सरकार ने सोचा कि अब उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी, और उन्होंने खुला दरवाजा अपनाया और आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता को महसूस किया भारत में, जिसे रिफॉर्म्स कहा गया। तो 1990 के दशक में शुरुआत में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था भारत, और विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत ज्यादा कम बच गई थी, 2 से 3 सप्ताह के लिए बस कह सकते हो इतना ही बच गई थी, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज आयात नहीं हो रही थी, निर्यात भी बहुत कम हो रही थी, आयात तो हो ही नहीं रही थी, जिससे क्या है, पैसे नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा और महंगाई बढ़ रहा था इससे, और सार्वजनिक जो उपक्रम है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा था। इसलिए विकास को तेज करने की आवश्यकता महसूस हुई सरकार को, और सरकार ने क्या करी, सुधार की आवश्यकता को महसूस किया और एलपीजी को अपनाया गया। ठीक है, तो नया आर्थिक नीति 1991 में अपनाया गया था, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। तो इसी ने भारत की दिशा को बदलने का काम किया। 1991 में भारत ने नई आर्थिक जो नीति है एनईपी, उसको लागू किया था। नेतृत्व किसने किया था, प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव ने इसको किया था। उस समय जो वित्त मंत्री थे, क्योंकि आर्थिक से जुड़े हैं, तो मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे, नरसिम्हा राव के टाइम पे क्या करा गया था,
नई आर्थिक नीति को भारत में लागू किया गया था। नीति ने क्या करा, भारत को बंद अर्थव्यवस्था से, बंद अर्थव्यवस्था मतलब भारत ना किसी से आयात करता था, ज्यादा निर्यात भी नहीं करता था, देश आजाद होने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो फिर क्या करा गया, खुला अपनाया गया, बंद दरवाजे को खोला गया, जिससे आयात भी किया गया, फिर निर्यात भी हुआ। तो खुली प्रतिस्पर्धा मिली, कंपटीशन मिला, मार्केट मिला एक, ठीक है। तो आर्थिक सुधार के 3 मुख्य स्तंभ थे, क्या थे? पहला था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी हम कहते हैं। उदारीकरण किया गया नए आर्थिक नीति में, जिसमें सरकारी नियंत्रण कम किया गया, ज्यादा जो सरकार बहुत ज्यादा कोटा लगाती थी और ना, तो उन सबको कम किया गया। निजीकरण के तहत जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, मतलब निजी कंपनियां थी, वो उसको प्राइवेट में बदला गया, सार्वजनिक को। और वैश्वीकरण में क्या करा गया, ज्यादा से ज्यादा बाजार जो है ग्लोबली बढ़ाया गया। उदारीकरण के उपाय क्या क्या थे? तो उदारीकरण ने औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया। पहले कोई बिजनेस करने के लिए लाइसेंस बहुत ज्यादा, मतलब सरकार का झंझट था, सरकार से मतलब बहुत ज्यादा लाइन में वगैरह लगना पड़ता था। फिर व्यापार नीति भी इससे अच्छी हुई, आयात शुल्क कम हुआ, क्योंकि ज्यादा आप पे अगर लाइसेंस प्रणाली नहीं होगी, ज्यादा आप पे रोक टोक नहीं होगा, तो आप क्या है, आसानी से काम कर पाओगे, कंपटीशन बढ़ेगा और शुल्क भी कम लगेगा। वित्तीय क्षेत्र की बात करें, ब्याज दरों में अच्छा, विदेशी बैंक भी आने स्टार्ट कर गई, तो अच्छे लोन वगैरह मिलने लग गए थे भारत को, ठीक है। इसके बाद निजीकरण को जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन क्या था? तो निजीकरण ने क्या करा, जितने भी सरकारी उद्योग थे उसको प्राइवेट में बहुत से ज्यादा कन्वर्ट किया, जैसे कि दक्षता बढ़ाया, घाटा जो घाटे हैं उसको कम किया गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम कर गया। एयर इंडिया जैसे है, बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर है जो कि क्या थी, पहले सरकार की थी, सरकार ने प्राइवेट हाथ में उसे बेच दिया, जिससे वो अपने उसमें सुधार कर सके और कंपटीशन को बढ़ा सके। फिर वैश्वीकरण को भी अपनाया गया। इसमें वैश्वीकरण क्या था, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी दी गई, और अब क्या है, विदेशी लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ और हम भी विदेश में निवेश कर सकते थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश की, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आई, भारत में उद्योग बिठाई। इसी के बाद तो जितनी हमें कंपनियां दिखती है ना आज, जो हम देखते हैं विदेशी कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, वो सब हमारी इसके बाद ही आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कोई भी कंपनी यहाँ पे अलाउ नहीं थी। जब नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसके बाद विदेशी कंपनी भारत में आना स्टार्ट हुई, ठीक है। आजादी के बाद की बात है। डब्ल्यूटीओ और वैश्विक बाजार से जुड़ाव हुआ भारत का, जैसे कि हुंडई, सैमसंग, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपना निवेश किया और यहाँ पे अपने जो शोरूम वगैरह सब वो भी खोले। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें, सेक्टर इम्पैक्ट की बात करें, तो औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन आया, इससे उत्पादन बढ़ा और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा। नकारात्मकता की बात करें, नेगेटिव पॉइंट किसके, तो छोटे छोटे उद्योग दब गए, क्योंकि जब विदेशी कंपनी आई वो सस्ते पे बेचने लगी या वो अच्छा माल बेचने लगी जैसा भी, तो जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे ना वो चौपट हो गए, जो हाथ से वगैरह करा करते थे। दूसरी कृषि की बात करें तो पॉजिटिव क्या थी कृषि में, कि कुछ उन्नत तकनीकी बाहर से आई, जिससे बीज वगैरह, जिससे अच्छी कृषि हुई। नकारात्मक पक्ष ये था कि मूल्य अस्थिर था और किसान बहुत ज्यादा जोखिम में था, तो खरीद भी नहीं पाता था। सेवा क्षेत्र की बात करें, हम सर्विस क्षेत्र की बात करें, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि आईटी, बैंक, टेलीकॉम जैसी कंपनियों का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, है ना। जैसे इंफोसिस है, हमारी विप्रो है, टीसीएस है, तो ये सारी कंपनियां बहुत ज्यादा इस समय बढ़ी थी। वही सामाजिक प्रभाव की बात करें तो एलपीजी का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, तो सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आर्थिक वृद्धि हुई, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मध्यम वर्ग भी बड़ा, मिडिल क्लास लोग, जब नौकरियां मिलेगी तो मिडिल क्लास लोग तो आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे, उपभोक्ता विकल्प भी बढ़ने लगे, कंज्यूमर्स की चॉइस बढ़ने लगी, क्योंकि कंपटीशन था, कंपटीशन में इतने सारे माल बन रहे थे कि आपके पास चॉइस था, पहले आपके पास चॉइस नहीं था। अब इतनी सारी कंपनी आ गई कि अलग अलग कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, आपके पास चॉइस था। तो नकारात्मक था इससे में क्या देखने को मिला कि असमानता और क्षेत्रीय विभाजन बढ़ गया। जो जो जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में कंपनियां बैठी वो क्षेत्र विकास कर गया, जहां नहीं बैठ पाई वो दूर दराज क्षेत्र, गांव और पिछड़ा रह गया वो क्षेत्र। असंगठित रोजगार बढ़ गया, जिससे क्या है बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी हो गई समस्या। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि उदारीकरण और आर्थिक सुधार ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर तो निकाला है और अर्थव्यवस्था को स्थापित भी किया है। हालांकि इसके कुछ लाभ भी थे, कुछ हानि भी थी। तो प्रतिस्पर्धा को तो बढ़ाई है, कंपटीशन लाया है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर चॉइस लोगों को मिली है, तो बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं, जो कि एक पॉजिटिव नजरिए से भी हम देखते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, इसी में हमारा यूनिट फर्स्ट में मौद्रिक, राजकोषीय और कर नीति के बारे में, जीएसटी वगैरह के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है।
तो जीएसटी वगैरह की कैसे मॉनिटरी वगैरह होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मौद्रिक जो राजकोष मौद्रिक है या राजकोषीय और जो कर नीति है वो किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। जो भी हमारी टैक्स वगैरह सरकार हमसे लेती है उसी से तो सरकार चलाई जाती है। तो ये नीति सरकार और केंद्र दोनों में बैंक के माध्यम से लागू की जाती है। और देश की आर्थिक जो गतिविधि होती है, चाहे जो इन्फ्लुएंसन होता है, प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वो सभी इसी से प्रभावित होती है। ठीक है, देश की जो राजकोषीय जो होती है ना, उसी चीज से। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, नीतियां बदली ना, क्योंकि 1991 में आर्थिक नीति नई अपनाई गई, जिससे 2017 में जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में नए बदलाव लाए गए। वर्तमान में ये नीतियां विकास को तेज करने का काम किया, संग्रह को बढ़ाने का काम किया और सुगमता बनाने का काम किया, कि जिससे टैक्स भार भी ना पड़े लोगों पे और टैक्स लोगों से मतलब एक जीएसटी के तौर पे लिया जाए और जिससे ज्यादा दबाव भी ना पड़े और जो राजकोषीय जो धन है वो बढ़े। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसको जानते हैं। तो अर्थ जानते हैं, उद्देश्य जानते हैं। तो सरकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मौद्रिक नीति का अर्थ होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना। जब भी आरबीआई क्या करती है, आरबीआई हमारे मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, रेपो रेट घटाती है। ठीक है, तो रेपो रेट जो होता है ना वो बढ़ता है तो मार्केट क्या है, मार्केट में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब रेपो रेट घटता है तो मार्केट में जो है फिर अच्छा हो जाता है मार्केट, क्योंकि ब्याज कम दर पे बैंक जब लोन लेती है, वही लोन के पैसे जब लोग लेते हैं तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे ज्यादा कह सकते हो कि पैसे खर्च होते हैं तो उससे ज्यादा कमाई भी होती है। तो मौद्रिक नीति का अर्थ होता है कि ब्याज दरों को आरबीआई द्वारा कंट्रोल करना। इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी मुद्रास्फीति मतलब जो है ना हो, यानी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित भी करना होता है और वित्त को स्थिरता भी बनाना होता है, जिससे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो देश में। तो मौद्रिक नीति के साधन क्या है, रेपो रेट होते हैं, रिजर्व रेपो रेट होते हैं, सॉरी। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर बैंक को आरबीआई से उधार लेने पर लागू ब्याज दर, इसको हम रेपो रेट कहते हैं। यानी जब जो बैंक होते हैं ना हमारे, चाहे हमारे कोई भी बैंक आपने खुलवाए होंगे, हमने खुलवाएंगे, जैसे कि आईडीएफसी, कोटक, एसबीआई, जितने भी बैंक है, इन बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई ही इन्हें बैंकों को पैसे देता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ये लोग उधार लेते हैं और एक ब्याज दर पे लेते हैं, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और आरबीआई भी छोटे बैंकों से लोन लेता है 1-2 दिन के लिए, उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। समझ आ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा, ये मुद्रा नीति के साधन होते हैं। तो रेपो रेट जो है बैंक को आरबीआई से उधार लेने पर जो ब्याज देते हैं उसे कहा जाता है। इसे घटाने से कर्ज सस्ता होता है और निवेश बढ़ता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक ज्यादा लोन लेती है, बैंक ज्यादा लोन लेती है तो उस पैसे को जनता बैंक से लेती है, और जनता बैंक से लेती है जब, तो जनता ज्यादा खर्च करती है, ज्यादा खर्च करती है तो मार्केट भी सस्ता होता है, और निवेश भी इससे बढ़ता है। और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक आरबीआई में अतिरिक्त राशि जमा करते समय मिलने वाली जो ब्याज होती है उसको कहते हैं, जो रिवर्स लिया जाता है। आरबीआई भी बैंक से पैसे लेती है, तो इससे बढ़ाकर मुद्रा की नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई इसलिए लेती है और उसको कंट्रोल करती है क्योंकि ज्यादा बैंक लोगों को लोन देगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, आपूर्ति हो जाएगी ज्यादा। अब देखो, लोग के पास जेब में जब गड्डी रहती है तो लोग कितना भी खाना फेंक भी देते हैं, लेके कुछ भी कर देते हैं, तो इससे बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। इसलिए बैंक द्वारा इन सभी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए महंगाई बढ़ाई जाती है रुक रुक के, क्योंकि लोग सस्ता हो जाएगा ना हर चीज तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे, और जिससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, कह सकते हो पूरा क्राइसिस आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा पूरा, तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यानी CRR, और होता है एक SLR। तो बैंक द्वारा रिजर्व रखा गया जो पैसा होता है उसको कहा जाता है। जब बैंक है
वो मान लो आरबीआई से लोन लेती है, और आरबीआई ने मान लो 2% रेपो रेट लगाया, ठीक है। तो 2% के ब्याज पे आरबीआई से बैंक ने, एसबीआई बैंक ने मान लो लोन लिया। अब वो जो मान लो 1 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। तो 1 करोड़ में से उसको सारे पैसे नहीं लगाने होंगे बैंक में, एसबीआई को उसका कुछ परसेंट, 20% या कुछ परसेंट जो होता है ना वो रखती है। कुछ परसेंट तो सोना रखती है और कुछ परसेंट पैसे भी रखती है, जिससे मान लो कभी क्राइसिस आ गए, कुछ आ गए, तो बैंक जो है ना वो जनता के पैसे दे पाए, और जो आरबीआई से लोन ले रही है ना उसके भी पैसे दे पाए, जिससे स्थिति बनी रहे। तो उसको ही हम सीआरआर और एसएलआर कहते हैं। वैसे आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बट आपको समझने वाला है, ठीक है ये। तो हाल ही की अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन किया है, जिससे निर्णय जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है उसमें, और विशेषज्ञ के आधार पे ये सब किया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं ना इस मामले में, उनके निर्णय को सुझाव में लेके किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान तरलता विधि यानी लिक्विड जो इंजेक्शन है, और जो रेपो दर है उसमें कटौती कर आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दिया गया था। तो ये सब विशेषज्ञ जो जानते हैं इसके बारे में उसकी सलाह लेके किया जाता है। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास जो है ये दोनों क्यों करा जाता है, संतुलन पे फोकस किया जाता है कि मार्केट में संतुलन बना रहे, है ना, क्राइसिस ना हो। तो उदाहरण के तौर पे 2020-2021 में आरबीआई ने रेपो दर घटा के 4% कर दी थी, घटा दी थी रेपो दर, ठीक है, ताकि कर्ज सस्ता हो सके। अब रेपो रेट घटेगी तो जो बैंक है वो आरबीआई से पैसे लेगी कम ब्याज पे। जब बैंक कम ब्याज पे पैसे लेगी आरबीआई से, तो अपने कस्टमर को भी कम ब्याज पे पैसे देगी। अब कस्टमर जो है वो कम ब्याज पे पैसे ले रहा है, तो वो सोच रहा है भाई कम ब्याज लग रहा है उसकी जेब में पैसे, वो करेगा ज्यादा खर्च, जिससे क्या है जो ज्यादा इंसान खर्च करता है तो इससे बहुत ज्यादा जो है देश में गड़बड़ी आ जाती है। तो इसलिए दिन पर दिन रेपो रेट को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। समझ आ रहा है? तो बैंक क्या करती है, कंट्रोल करती है हमारे मार्केट को। तो अब हम जानते हैं राजकोषीय नीति के बारे में, ठीक है। तो अर्थ और उद्देश्य, तो राजकोषीय जो नीति है ये वह नीति है जिसमें सरकार की राजस्व यानी जो इनकम है और व्यय, उन दोनों को मध्यम से अर्थव्यवस्था नियंत्रित की जाती है। यानी जो भी सरकार इनकम टैक्स या जो जीएसटी लगा रही है उससे जो पैसे आ रहे हैं उसके द्वारा सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि विकास को भी प्रोत्साहित करना है, पूंजीगत निवेश को भी बढ़ाना है, और बेरोजगारी और गरीबी को भी कम करना है। तो सरकार जब राजस्व इकट्ठा करती है उससे कुछ पैसे वो क्या करती है, उसको बैंकों के लिए निकालती है, कुछ विकास के लिए निकालती है, कुछ को रखती है आपदा काल के लिए, तो अलग अलग चीजों में बांटती है। तो इसके प्रमुख पहल क्या है, तो राजकोषीय घाटा जो है वो नियंत्रित करना सरकार करती है राजकोषीय नीति के द्वारा। सरकार ने बजट में खर्च कितना करेगी और आय कैसे संतुलन रखेगी, ये सब इसी में होता है। तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना, तो कैपिटल जो है उसकी वृद्धि करना, जैसे कि सड़क में पैसे ज्यादा लगाना, रेलवे, ऊर्जा, स्वास्थ्य में निवेश पे बात करती है। ये सब किससे खर्च होती है, राजकोषीय से तो होती है। सब्सिडी, और जो सब्सिडी मिलती है या जो हमें वृद्धा पेंशन मिलती है ना, या विकलांग, या तो इन विधवा पेंशन, तो इन सब में भी इन्हीं पैसों से निकाला जाता है। तो ये सब राजकोषीय नीति के तहत किया जाता है। तो इसमें भी क्या नई चीजें जोड़ा गया है राजकोषीय नीति में, तो केंद्र और राज्य सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को इसमें मतलब बहुत ज्यादा गति दी है। कोविड-19 के बाद पैकेज और प्रोत्साहन प्रदान कर अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने का भी काम किया है। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए लक्ष्य आधारित किया है कुछ कुछ, जैसे कि भारत सरकार ने 2047 का लक्ष्य जैसे निर्धारित किया है। उदाहरण सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजना, इन सब में क्या करा है, सरकार ने अपनी पूंजी लगाई है। तो कर नीति तीसरी सरकार की राजकोषीय नीति कह सकते हो है ना, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी यानी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू की गई थी। तो गुड्स यानी सामान, सर्विस यानी सेवा पे जो टैक्स लगते हैं, जो हमें पता नहीं होता हम दे रहे हैं, इनडायरेक्टली जो हम देते हैं उसको इनडायरेक्टली टैक्स को कहते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को। इसका उद्देश्य होता है कि केंद्र और राज्य
कि विभिन्न अप्रत्यक्ष कर, यानी जो कर अप्रत्यक्ष तौर पे लिया जाता है, जो हमें पता भी नहीं लगता, उसे एक कर में विलय कर भारत को सिंगल मार्केट में बनाना, उसको हम जीएसटी के तौर पे करते हैं। तो जीएसटी के लाभ क्या होते हैं? व्यापार में सुगमता आती है ना। तो व्यवसायी के लिए एक ही कर प्रणाली होती है जो कि है जीएसटी, जो कि सारे गुड्स एंड सर्विस पे लगती है। हर बिजनेस पे जीएसटी ही लगता है, जिसके तहत सरकार अपना राजकोषीय भरती है। कर चोरी में कमी होती है जीएसटी से। जीएसटी नेटवर्क आधारित है, ऑनलाइन फिलिंग कराई जाती है इसकी, जिससे जो है जो टैक्स की जो चोरी होती थी वो कम हो पाती है। जैसे इनकम टैक्स में तो बचा भी लेते हैं लोग छुपा के, पर इसमें कहाँ बचाएंगे, ठीक है। तो लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री लागत में भी कमी होती है इससे, यानी राज्य के बीच अलग कर नहीं होती है, दोनों का कर एक ही होता है और दोनों आपस में फिर बांट लेती हैं। जैसे कि एसजीएसटी होता है ना, सीजीएसटी होता है, वो आपको नहीं पता होगा अभी, सीजीएसटी सेंट्रल का होता है, एसजीएसटी होता है। तो इसके तौर पे सरकार बांट लेती है उस जीएसटी को। आपने कभी जीएसटी जो की पर्ची होती है ना, कभी आपने ऑनलाइन मंगाया होगा ना, तो उसमें देखना, आपको पता लगेगा, तो समझोगे आप, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये सब ज्यादा तो लिखना नहीं है, आपको बताया गया तो आपको मोटा मोटा ये लिखना है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो राजस्व संग्रह में इससे वृद्धि होती है, कर आधारित विस्तार होता है, इससे कर बढ़ता है क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर लगाया जाता है और हर सामान पे लगाया जाता है। आप जो भी चीज यूज कर रहे हो ए टू जेड पे जीएसटी होता है। तो कलेक्शन आसान होता है, इससे सरकार ज्यादा से ज्यादा संग्रह कर पाती है और उस चीज को लगा पाती है, उसका राजकोष से जितना बढ़ेगा देश उतना ही चलेगा। तो पहले क्या होता था, राज्यों के बीच अलग अलग वैट और सीएसटी लागू होते थे, जो अब केवल सबको जोड़ के एक जीएसटी के तौर पे लिया जाता है सबसे टैक्स, ठीक है। पहले 2017 से पहले अलग अलग होता था। तो जीएसटी की चुनौती क्या होती है? तो छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत ज्यादा छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा ये कठिन हो जाता है। कई रेट और श्रेणी जटिल भी होती है और राज्यों को प्रारंभिक वित्तीय दबाव भी पड़ता है इससे, क्योंकि एक ही में लिया जाता है जीएसटी के तौर पे टैक्स, तो ये इसकी चुनौती है। समग्र प्रभाव की बात करें ओवरऑल, तो आर्थिक दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति ने ब्याज दर को नियंत्रित किया है, तरलता के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया है। वैसे ही राजकोषीय नीति ने क्या किया है? पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है, रोजगार को बढ़ाया है, सृजन किया है और विकास को बढ़ावा दिया है। वहीं जीएसटी ने व्यापार में सरलता लाई है और कर के जो संग्रह है कलेक्टिव जो उसको करते थे उसमें एक नया चेंजेस लाया है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग और युवा वर्ग रोजगार का अवसर इनके लिए बढ़ा है, कुछ असमानता और क्षेत्रीय अंतर भी बनी है। तो दोनों चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हर चीज की होती है। वैश्विक संदर्भ में अगर इसको देखें तो एलपीजी ने क्या करा, उदारीकरण ने और सुधार के कारण भारत में विदेशी जो निवेश है एफडीआई और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर्षक हुई, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बढ़ा, जिससे हमने वैश्वीकरण में भी गए। निष्कर्ष के तौर पे अगर ओवरऑल कहेंगे तो मौद्रिक जो राजकोषीय और कर नीति है उसने कई सुधार किए और आर्थिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम किया है। भारत में आरबीआई की मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति और सरलता दोनों भारत में बनाने का काम किया है। राजकोषीय नीति ने पूंजी को निवेश करा और रोजगार को बढ़ाया बहुत ज्यादा। जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर को प्रोत्साहन देते हुए एक क्रांति ला दी, किसमें? टैक्स में, और व्यापार को बहुत ज्यादा इजी भी बना दिया। हालांकि चुनौती भी है सुधार की कुछ और आवश्यकता भी है इसमें सुधार की कुछ, फिर भी ये नीति भारत के लिए बहुत ज्यादा समृद्ध रही है, आर्थिक वृद्धि की है, भारत में स्थिरता विकास इन सभी के लिए एक नई पहचान भारत को दी है। आई होप आपको ये आपका पूरा यूनिट नंबर फर्स्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट। सो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड वीडियो आपको थोड़ा ये सब नहीं समझ आया होगा जीएसटी वगैरह, आई नो, बिकॉज आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट नहीं हो एंड मैं भी नहीं हूँ, बट हमें इतना लिखना नहीं है, हमें बस ये लिखना है कि टैक्स वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है जीएसटी, सिंपल भाषा में आप जैसे मैंने बताया मेरे नोट्स पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, उतना ही, उससे ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट नहीं हो, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको मोटा मोटा लिखना है, ठीक है, हिस्ट्री के हिसाब से लिखना है आपको, इकोनॉमिक के हिसाब से नहीं लिखना, तो इतना घुसने की उसमें जरूरत नहीं है। सो धन्यवाद।